नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का संस्कृत संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से ससूत्र और सूत्रों से ही अर्थ निकाल के गुण संधि तक पढ़ चुके हैं। जो भी नहीं देखे हो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। अब आज हमारा नंबर है वृद्धिरादैच सूत्र से अर्थात वृद्धि संधि। तो देखते हैं सूत्र, आप भी अपने पास मूल रखिए तभी पढ़ने में मजा आता है। सूत्र क्या है? वृद्धि ही, मैं यहां पर विच्छेद लिखूंगा, ठीक है, विच्छेद लिखने से सही रहेगा। वृद्धि ही आर और आइच, यही है वृद्धिरादैच। वृद्धि ही आत और ऐच। अब इसमें देखिए आत और ऐच को हमको देखना है। आप चाहे वृद्धि को इधर लिख लेंगे तो आपका अर्थ पूरा इस सूत्र का निकल आएगा। आत ऐच को वृद्धि कहते हैं। किसको वृद्धि कहते हैं? आत ऐच को वृद्धि कहते हैं। आत से क्या आपको ग्रहण लेना है? इसके पूरे 18 प्रकार का ग्रहण नहीं करना। यहां पर जो है, जो पहले मैं सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र था? तपरस तत्काल से, उस सूत्र से तपर ग्रहण है। तपर ग्रहण मतलब कि ये ता जिसके पर में हो तो आ के पर में है, यही है ना उसका। तस्मात् परो यस्मात् परो साचा, यही उसकी वृत्ति नीचे आप देखेंगे। ता जिसके पर में तो आ के पर में है, अर्थात दीर्घ का ही ग्रहण यहाँ पर ता से होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कहने का आशय सूत्र का ये है कि आ और ऐच में कौन कौन से हमारे प्रत्याहार आएंगे देख लीजिए। ए ओम आई औ, बस ऐच में क्या क्या आएगा? आई और औ आएगा, ठीक है। आई औ, समझ में आया? तो क्या क्या हमने ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? आप इसको ऐसे लिख ले, आत ऐच वृद्धि, यहां पर वृद्धि लिख लीजिए तो आपका सूत्र से ही अर्थ निकल आएगा, आपको समस्या कुछ नहीं होगी। क्या? आत ऐच को वृद्धि कहते हैं। कहीं भी पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि वृद्धि का नाम आएगा तो उसका क्या है यहाँ पर कि ये 3 उपस्थित हो जाएंगे आपके सामने। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी तक आप जैसे कि वो पढ़े अदेन गुणः, तो जो संज्ञा है उसका बाद में नाम आया है ना, अर्थात संज्ञा और संगी होते हैं सूत्र में, ठीक है। और ये वृद्धिरादैच में वृद्धि सबसे पहले क्यों आया है? मान लीजिए पेपर में आपसे पूछ ले वृद्धिरादैच ऐसा आया है ना, और इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़ा इको यणाची, यण भी वहां बाद में यण संधि में, है ना। ओ हाँ, यही है। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा उसके गुण संधि में अदेन गुणः, गुण भी बाद में आया। परंतु ये वृद्धिरादैच में वृद्धि पहले क्यों आया, अर्थात संज्ञा जो पहले क्यों आई? आदैच है वो संगी है, ठीक है। इसका आशय ये है कि अष्टाध्यायी में जो पहला सूत्र है वह है वृद्धिरादैच। पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र वृद्धिरादैच है। जो उसमें वृद्धि शब्द है यह माना गया है मंगलार्थक, अर्थात मंगलाचरण के लिए वृद्धि शब्द वहां पर रखा गया है कि वृद्धि हो, ठीक है। तो इस आपको ये समझना है। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको समझ में आया कि वृद्धिरादैच अर्थात आत ऐच वृद्धि, आत ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत मतलब ता जो ग्रहण है, तपर ग्रहण है। तपर ग्रहण जिसको समझ में ना आए तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए कैसे मैंने किया है, ठीक है। तो यहाँ केवल आ का ही बोध होगा और आई और औ। ऐच एक प्रत्याहार है, इसमें 2 ही वर्ण आते हैं, आई आता है और औ आता है। तो आपको स्पष्ट हो गया, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, इसका यही अर्थ है। आप नीचे भी देख लीजिए, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, ठीक है। अब इसके बाद अगला सूत्र है, ये समझ में आ गया। तो हमने ये 3 ये शब्द हमको याद रखने हैं वृद्धि में कौन कौन से। तो आपको एक सूत्र याद है वृद्धिरादैच, आत ऐच वृद्धि ही। क्या है? आत से आ लेंगे और उससे आई और औ, ठीक है। ये इतने हम शब्द लेंगे। अब उसके बाद अगला सूत्र है वृद्धि एच, ठीक है, यही है ना, वृद्धि एची। अब इससे पहले जो सूत्र था अर्थात इसके ठीक पहले नहीं, मतलब इससे पहले हम जो सूत्र पढ़ चुके हैं आद गुणः पढ़ चुके हैं ना, आद गुणः। तो आद गुणः से वहां से हम अवर्ण की अनुवृत्ति लेंगे, अर्थात पंचमी आ की अनुवृत्ति लेंगे। तो इसका अर्थ किस प्रकार से निकालेंगे? सूत्र से ही। आत वहां से लेना है, कहां से मैं ये ले रहा हूं आत? ये ले रहा हूं आद गुणः सूत्र से, ठीक है। फिर आत ऐसा कर दिए प्लस एची अर्थात एच, ठीक है। सप्तमी लगाना है, लगा लीजिए एची, फिर ये हलन थक जाएगा। फिर इन दोनों के स्थान में क्या हो जाना है? वृद्धि होगी, ठीक है।
अब इन दोनों के स्थान में मैं कैसे यह अर्थ लाया, अपने मन से तो लिखा नहीं, इन दोनों की तो एक सूत्र बताया था, एकह पूर्व परयोः, पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश हो जाता है, तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि आदेश हो जाएगा। अर्थात अवर्ण से, आत से मतलब यहां पर अवर्ण भी लिख सकते हैं आप आसानी के लिए, अवर्णात यदि संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। अवर्ण से एच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाती है। पूर्व और पर ये अर्थ कहां से लाया, तो एकह पूर्व परयोः सूत्र है, वहां से उसकी अनुवृत्ति अभी चली आ रही है, ये करीब 111 सूत्र तक चलेगी, ठीक है। तो वृद्धि आदेश, अब वृद्धि में कौन कौन शब्द आएंगे, वृद्धि कहीं भी व्याकरण शास्त्र में बोली जाएगी तो 3 उपस्थित हो जाएंगे, कौन कौन से, आ, आई और औ, यह 3 यहां पर तुरंत उपस्थित हो गए, ठीक है। तो आपको यह सूत्र समझ में आ गया कि अवर्ण से एच पर में हो तो क्या आदेश हो जाता है, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि। तो आप देखेंगे जो पहले हमने सूत्र पढ़ा था आद गुणा ही था ना, कि अवर्ण से अच प्रत्याहार परे रहते, मतलब अच परे, इधर अच होना चाहिए, है ना, पूरा अच था, मगर अब सीमाबद्ध हो गई, कौन कौन से छूट गए, कि आई, ये एच में कौन कौन आएगा, ए ओ आई औ, यदि इधर होगा तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो अपने आप हिस्सा बढ़ गया ना, कि वहां पर गुण में पूरे अच नहीं माने जाएंगे, कौन कौन से माने जाएंगे, आ ई उ री री, ठीक है, यहाँ पर ए ओ आई औ, तो अपने आप ही समझ में आ गया कि गुण में अच्छा वो अच थे और यहाँ वृद्धि में ये, ठीक है। हमने ए ओ आई ओ के तो उदाहरण वहां पे नहीं पढ़े थे, अर्थात यहाँ अवर्ण हो, यहाँ एच हो, एच का मतलब समझ में आ गया ना, एच का मतलब है ए ओ और आई औ, ये एच, ठीक है। और जो मैं अवर्ण बोल रहा हूं, इधर अवर्ण अर्थात ह्रस्व एंड दीर्घ आ, और इधर ये एच प्रत्याहार, तो दोनों के सामने वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या हो जाएगी, आ आई औ। स्पष्ट हो गया यह सूत्र, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह अर्थ कहां से आया, आत, अवर्ण से, ये कहां से मैंने अर्थ लिया, आद गुणः से अर्थ लिया, स्पष्ट हो गया। अब उदाहरण देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमको ध्यान रखना है कि हमारी वृद्धि में शब्द कौन कौन से आते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लीजिए, कृष्णैकत्वम सबसे पहले बन रहा है, तो कृष्ण प्लस, यहां पे लिख देते हैं कृष्ण प्लस एकत्वम, यही है। अब यहां पर देखिए आप कि अवर्ण से परे एच होना चाहिए, तो यहां पर और सरलता के लिए लिख देते हैं कृष्ण, हलंत लगा देंगे तो आ निकल आएगा, फिर एकत्वम। यहां पर आप देखें कि यह जो ए है, यह क्या एच प्रत्याहार में आता है क्या, हाँ जी आता है, ए ओ आई औ, ऐसा ही प्रत्याहार बनेगा ना, एच प्रत्याहार। क्या इधर अवर्ण है, हाँ जी ये अवर्ण है, 2 कंडीशन आपकी घट गई, वृद्धि आदेश यही तो कहता है ना, ठीक है, वृद्धि रेची, कि अवर्ण से एच प्रत्याहार परे रहते एकह पूर्व परयोः की अनुवृत्ति आएगी, पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि, तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब वृद्धि कौन कौन सी है, तो वृद्धि हमारी 3 है, कैसे जाने, वृद्धि आदैच सूत्र से जाने, ठीक है। आदैच, आइच में कौन कौन से आते हैं, आई और औ, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया आपको कि इन दोनों के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, अब यह तीनों तो करेंगे नहीं करेंगे ना, अर्थात तीनों का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जब नौकरी एक है, कल भी बात किया था, अर्थात जब पढ़ा रहा हूं, नौकरी एक है, कैंडिडेट हमारे 3 हैं, तो हमको तो एक को ही रखना है ना, हमारे तीनों को तो रखेंगे नहीं, तो उसके लिए स्थाने अंतरतमः, हम उससे स्थान मिलाएंगे, सबसे ज्यादा सदृशतम कौन है। तो यहां पर देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ए का क्या है, ए दैतोह कंठ तालु, कंठ और तालु है। अब यहां पर देखिए, आ का उच्चारण स्थान मात्र क्या है, कंठ है, और ये आई का ए दैतोह कंठ और तालु है, इसका आई का, ठीक है। और औ का क्या है, दंतोष्ठ है ना, ओ ए दैतोह कंठ तालु, ओ दौतोह कंठोष्ठम, ऐसा ही है, कंठोष्ठ है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा मिल रहा है, देखिए आप, आ तो केवल इसी से मिल रहा है, परंतु यह जो आई है ना, यह आ से भी मिल रहा है और ए से भी मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा तुल्य कौन हुआ, सबसे ज्यादा समान कौन हुआ, तो आप देखेंगे आई हुआ। तो यह दोनों के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा। और जब आई आदेश हो जाएगा, अब इसको मिटा सकते हैं आप, यहां आई आदेश हो गया, देखिए कृष्ण, हाँ ये हलंत ही रहेगा, और कत्वम, ठीक है,
क्योंकि यह जो आई है ना, यह दोनों के पूर्व और पर के स्थान में आई हुआ है, आ और ए के स्थान में आई हुआ है। ठीक है, किस सूत्र से? दोनों के स्थान में एकः पूर्व परयोः सूत्र है। ठीक है, तो कृष्ण, अब मिला दीजिए आप, कृष्णैकत्वम। ठीक है, क्योंकि आई की मात्रा चढ़ गई और फिर इधर आप कत्वम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कृष्णैकत्वम सिद्ध हो गया। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा यदि हमको दिक्कत हुई थी बनाने में तो शुद्ध्युपास्यः, उसी में थोड़ा सा बल लगा था। अब इसका दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, अब आप एक सिद्ध कर चुके तो आप खटाखट सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, दूसरा है उदाहरण, क्या है? देव प्लस देव, यहां भी अलग लिख लेता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, ऐश्वर्यम। ठीक है, ऐश्वर्यम, स्वरयम। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? देव प्लस ऐश्वर्यम। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो आ है, तो हमारा जो नियम क्या कहा था? वृद्धि रेचि क्या कहा था नियम? कि यहाँ अवर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अवर्ण पूर्व में, और इधर क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। तो दोनों के स्थान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर अवर्ण है, एच है, एच मतलब प्रत्याहार। ठीक है, ए ओ आई औ, तो दोनों के स्थान में वृद्धि कर दीजिए, तो 3 प्राप्त हो जाते हैं फिर से, आ, आई और औ। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा तुल्यता कौन सी है? तो वही ऊपर वाला आई ही आएगा, यही, क्योंकि कंठ इसका स्थान है और आई का भी कंठ है, तो दोनों के स्थान में, क्योंकि आ का यह उच्चारण स्थान क्या? अकु विसर्जनीयम कंठः, आई का ए दैतोः कंठ तालु, ओ दौतोः कंठोष्टम, तो सबसे ज्यादा सदृश ये मिल रहा है, कंठ तालु, अर्थात इसका कंठ है और इसका कंठ तालु है, तो सबसे ज्यादा ये मिल रहा है। तो हम यह आदेश कर देंगे दोनों के स्थान में, तो आई हो गया। अब मिला दीजिए देव और फिर स्वरियम, कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्वरियम, इस प्रकार से। ठीक है, मिला दीजिए देवई स्वरियम, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना ये। ठीक है, अब इसके बाद एक और बना लेते हैं, जो हमारे मूल किताब में दे रखा है उसको तो हम पूरा ही करेंगे, अलग से कोई उदाहरण नहीं, पर उसको हमको पूरा करना है। अब दूसरा है गंगौघा। क्या है? गंगौघा, यही है ना, गंगा प्लस ओघा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अवर्ण है, इधर बड़ा आ है ना, और इधर क्या है? एच है, ओ में आता है, तो दोनों के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? 3 आदेश हो जाएंगे, हाँ, आ, आई और औ। अब हम कौन सा करेंगे? ओ का उच्चारण स्थान क्या? कंठोष्ठ है, और आ का कंठ है, तो इन सब में देखिए इसका कंठ है, इसका कंठ तालु है, इसका कंठोष्ठ है, तो सबसे ज्यादा यही मिल रहा है, तो दोनों के स्थान में वह आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गंगौघा। ठीक है, इस गा है पूरा ये। ठीक है, गंगौघा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप अपने में अभ्यास कर सकते हैं, और दोनों के स्थान में हम एक आदेश कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यह कौन से सूत्र से कर रहे हैं? यह हमारा सूत्र है एकः पूर्व प्रयोग, को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब अगला है कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। क्या है? कृष्ण, इसको आ अलग ही लिख देता हूं, आपको स्पष्टता और हो जाएगी। औत्कंठ्यम, यही है, औत्कंठ्यम, कंठ्यम। अब यहां पर देख लीजिए अवर्ण है आ, और इधर क्या है? एच है, एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ, तो दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या है हमारी? 3 प्राप्त होती है, आ, फिर आई, फिर औ। अब यहां पर हम कौन सा करेंगे? देख लीजिए, आ कंठ है इसका उच्चारण स्थान, फिर इसका उच्चारण स्थान क्या है? औ का, ओ दौतो कंठ, कंठोष्ठम है ना, यही है ना, हाँ कंठोष्ठम ही है। तो यहां पर अब आप देख लीजिए इसका केवल सबसे ज्यादा सदृश मिलेगा, आप अपने अभ्यास में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उच्चारण स्थान जो संज्ञा प्रकरण में दिए हुए हैं, अब मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? कृष्णौत्कंठ्यम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह भी 4 जो उदाहरण इसमें दिए हैं, चारों उदाहरण हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला हमारा सूत्र है, कौन सा सूत्र है? एते धत यूट्सु। ठीक है, इसको हमको नहीं मिटाना है, इसको रखना ही है। अगला देखिए, एते धत यूट्सु, ये सूत्र है, एते धत यूट्सु। ठीक है, ये सूत्र है हमारा, एते धत यूट्सु, यही है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, क्योंकि आपको उसमें और सरलता हो जाए। एति, एधति,
और ऊटसु, यही है। अलग अलग विच्छेद करके जब आप लिखेंगे आपको यही मिलेगा। अब इसको हम अर्थ निकालना है, हमको क्या निकालना है, अर्थ निकालना है। तो इसमें क्या कहा, अब अर्थ निकालने के लिए एक सूत्र की यहाँ पर अनुवृत्ति आती है। किस सूत्र की अनुवृत्ति आती है, आद गुणः की। ठीक है, आद गुणः वो कहता है कि इधर अवर्ण से क्या अवर्णात प्लस एति हो, एधति हो और क्या हो, ऊठ हो, ऊठ क्या हो, ऊठ शब्द हो, ऊठसु ऐसा लिख लीजिए आप अभी, ऊठसु यह शब्द हो तो क्या होती है, वृद्धि होती है। यह हमको कौन सा सूत्र बताया, ये एते धत यूटसु। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। यह सूत्र का अर्थ समझ गए, एति एधति ऊटसु, यह किसके अवर्ण से एति एधति ऊटसु यदि पर में है तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। केवल यही होना चाहिए पर में, ठीक है, यही। अब देखेंगे जो ऊट्स में है ना, ऊ तो एच में आता नहीं था। अभी जब पहले उदाहरण जो पढ़े हैं, क्या ऊ आता था क्या, अर्थात वो वृद्धि राधेच का नियम लगा लीजिए आप। ठीक है, क्या नियम, वो वृद्धि रेची का कि अवर्ण से एच पर में होना चाहिए, तो ऊट्स तो है नहीं, अर्थात यह जो एते धत ऊट्सु है वो बोलता है नहीं, यदि ऊट्सु शब्द भी है तब भी वहां पर यह वृद्धि संधि ही होगी। यह सूत्र नियम बताया। क्या नियम बना दिया, अवर्ण से, या अवर्ण हम कहां से लाए, आद गुणा से। ठीक है, आद वहां से ले आए। अवर्ण से एति एधति ऊर्स परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है। पूर्व पर अर्थ कहां से ले आए, एकह पूर्व परयोः सूत्र से हम लोग ले आए। अब यहां पर देखते हैं कैसे वह घटता है। तो हमारा उदाहरण क्या है, हमारा उदाहरण है उपद जमा एति। अब इसको मिटा दूं, आप इसका बस ये नियम याद रखिएगा। इधर ऊर्सु लिख देता हूं, ऊर्सु। ठीक है, क्या है, उप अलग लिख देता हूं, उप जमा एति। अब यहां पर देखिए अवर्ण है और एति परे है तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि कौन कौन सी है, आ है, आई है और औ है। ठीक है, अब दोनों के स्थान में कौन सा आदेश होगा, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, मिल रहा है। और इसका ए का क्या है, कंठ तालु है। तो आ का और ए का सबसे ज्यादा इसी से मिल रहा है, आप मिला के चाहे देख लीजिए। ठीक है, तो कंठ तालु आदेश यहां पर हो जाएगा। औ नहीं होगा क्योंकि उसका ओष्ठ है ना, दंत ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, उसका कंठोष्ठ है। और आई का कंठ तालु है क्योंकि यह दोनों से मिल रहा है। तो यहाँ पर आई आदेश हो जाएगा। और जब आई आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए, ती, मिला दीजिए। ठीक है, अब जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, उपैति। ठीक है, उपैति बन गया, उपैति। यही आपके उसमें बुक में दिया है, मूल में देख लीजिए, उपैति ही दिया है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते, एक घट गया ना, एते धत यूटसु। अर्थात आपको यही समझना है कि इधर जो है अवर्ण होना चाहिए और इधर ये तीन शब्द है, तो आपका यह सूत्र पूरा घट जाएगा। अब दूसरा दिया है उसमें उपैधते दिया है ना, उप जमा आ फिर एधते। एक्चुअली में एधति नहीं है, एधते ही है, परंतु विच्छेद करेंगे एधति ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि एधते आत्मने पद में बनता है। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वृद्धि, अब हमारा ऊपर वाला नियम घट रहा है क्या, अवर्णात। ठीक है, आ है इधर, फिर इधर एति, ये एति एधति ऊर्स, तीनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, ये वाला है तो वृद्धि आदेश हो जाएगी। अब इसमें दोनों के स्थान में क्या होगा, वही कंठ तालु वाला आई आ जाएगा। तीन वृद्धि में आते हैं ना, आ आई औ, तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, औ, ये आई आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए, उप जमा धते, ऐसे कर दीजिए तो मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, उपई धते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है, घबराना नहीं। कितना वृत्ति में दे दिया है तो बहुत ज्यादा कठिन है। बन गए दो। अब फिर तीसरा कौन सा उदाहरण दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है पृष्ठ प्लस ऊहा। क्या दिया है, यही है ना, पृष्ठ जमा ऊहा। एक्चुअली में क्या है, ये वाह धातु है, वा को ऊ हो जाता है। कौन से सूत्र से हो जाता है, संप्रसारणाच से संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊह बन जाता है। मूलतः यह धातु नहीं है, वाह धातु है, फिर उसके संप्रसारणाच से वाह हो जाता है तो ऊह बन जाता है। अब इन दोनों के स्थान में देख लीजिए, उठ, ऊह भी शब्द बोला है कि ये शब्द होना चाहिए। अर्थात अवर्णात, ये जो पृष्ठ में क्या है,
आ है ना इसमें आ, और इधर ऊहा, ऐसा शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर यह धातु है, ये वाला शब्द है, तो दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगा। अब वृद्धि क्या होगा, ये देखिए, ये आ और उ के स्थान में, तो हमारे 3 प्राप्त हो गए वृद्धि में, आ, आई और औ। अब यहाँ पर आप देखिए कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आई का कंठ तालु है और औ का कंठ ओष्ठ है। तो इसमें देखिए ये आ से भी मिल रहा है और उ का भी ओष्ठ है, अर्थात ये दोनों से मिल रहा है। औ सबसे ज्यादा सदृशतम कौन हो रहा है, औ हो रहा है, तो दोनों के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। जब औ हो जाएगा तो अब मिला दीजिए आप, पृष्ठ दोनों के स्थान में होगा है, क्योंकि उसका अधिकार चल रहा एक पूर्व परयोः सूत्र का, कि पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, पृष्ठौहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया ना, बहुत आसानी से देखिए बन रहा है। अब अगला वार्तिक आता है, एते धत युट्सु का पर समझ गए, इसको मिटा दूं, एते धत युट्सु कि इसका विग्रह है, आप पहले आपको विच्छेद करना है, एति एधति ऊर्सु इस प्रकार का विग्रह है, और आद गुणा से उसकी अनुवृत्ति ले आएंगे, तो अवर्ण से एति एधति ऊर्सु परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश हो जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला वार्तिक आता है अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम, हम उसको अलग अलग करके लिखते हैं, क्या है, अक्षात, ठीक है, आप किताब में देख सकते हैं कि मूल में क्या है, मैं विच्छेद करके लिख रहा हूं तो उस तरह में आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उहिन्याम, ठीक है, उहिन्याम उपसंख्यानम, नीचे लिख देता हूं, ऊपर उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उपसंख्यानम, स्पष्ट है। अब देखिए अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम, अब इसका अर्थ कैसे निकालना है, ये वार्तिक हो गया पूरा। तो मैं बताया था पंचमी जो विभक्ति है उसके बाद कार्य होता है, अर्थात अक्ष से, अर्थात अक्ष के बाद, तो ऐसा आपको अर्थ निकालना है, अक्ष, फिर इधर जो प्लस में क्या होना चाहिए, ऊहनी शब्द है, कौन सा शब्द है, ऊहनी का ही सप्तमी में क्या बन जाता है, ऊहिन्याम बन जाता है, ठीक है ना, ऊहिनी ये शब्द है, ऊहनी का सप्तमी एक वचन में ऊहिन्याम बन जाता है, ठीक है। उपसंख्यानम अर्थात वह जिसके समीप, उप मतलब क्या होता है, समीप होता है। अब आप इसमें देखिए यही पूरा अर्थ है, अर्थात अक्ष शब्द से क्या पंचमी है ना, अक्षात, तो पंचमी का अर्थ हम कैसे निकालेंगे, तो एक सूत्र है तस्माद्युत्तरस्य, ठीक है, अर्थात उसके उत्तर में होगा, ठीक है। तो अर्थात अक्ष शब्द से ऊहनी शब्द परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश हो जाता है, ठीक है। यह सब गुण का अपवाद चल रहा है, देखिए अभी जो पहले हमने पढ़ा, अभी जितने भी उदाहरण पढ़े, जैसे कि उप जमा एति, वहां तो गुण हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं, वो वृद्धि रेची उसको रोक लिया, फिर वृद्धि रेची को भी एते धत्युट्स रोक लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ क्या कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्ष प्लस ऊहिनी में देखिए यहाँ पर आ है, क्या है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, इस तरह में और कठिन में कहीं हो जाए, देखिए ये अलग है, आ अलग है ना, और ऊहिनी, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि अक्ष शब्द से ऊहिनी पड़े, तो अवर्ण है इधर और इधर ऊहिनी शब्द पड़े रहते, हमको तो जो कहा सूत्र में है अक्ष शब्द से ऊहिनी पड़े रहते, दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, वृद्धि। तो वृद्धि कितनी है हमारी, 3 है, आ, आई और औ। आ मैं इसलिए लिखा अलग, आ लिखने का यहाँ पर अवर्ण से परे कोई प्रयोजन नहीं था, क्योंकि अक्ष शब्द ही कह दिया, ताकि हमको उच्चारण स्थान मिलाना है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो इन सब में क्या मिल रहा है, आ का कंठ है, आई का कंठ तालु है और इसका कंठ ओष्ठ है, तो सबसे ज्यादा सदृशतम यही मिल रहा है। तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और जब औ हो जाएगा तो बन जाएगा अक्ष, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऊहिनी, हिनी। अब मिला दीजिए आप, अब इसके बाद अक्ष प्लस, तो अक्षौहिनी तक तो बन गया। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कीणत्व कार्य, तो आप एक पढ़े होंगे कि अटकुपुआंग नुम विवाहेपी, ये सूत्र है, कौन सा, अटकुपुआंग नुम विवाहेपी। वह कहता है कि अट हो, कु हो और नुम हो, है ना, तो उसको क्या हो जाता है, ढक तो हो जाता है, ठीक है, ये तो अट में आता है, परंतु कब हो, उसके पहले एक सूत्र आता है, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे, अर्थात समान पद होना चाहिए। यहाँ तो अलग अलग पद है ना, समान पद तो है नहीं, देख लीजिए आप, जब यह समान पद नहीं है तो यहाँ पर उस सूत्र से क्या नहीं होगा,
अटकुपवानुमिवाहे से वहां पर ड़त्व कार्य नहीं होगा। अर्थात वह कहता है कि पूर्व पद में रा और शाह हो, यही ना कहता है। कहीं पर पूर्व, तो यहाँ पर तो शाह है ना, तो ड़त्व तो हो जाना चाहिए था, रसाभ्याम होना, अर्थात रा हो शाह हो और समान पद होना चाहिए। ठीक है, समान पद नहीं है, केवल एक ही कंडीशन घट रही, तो वहां पर उस सूत्र से ऋणा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए कौन सा सूत्र आया, यहां पर किस सूत्र से ऋत्व हुआ, वह सूत्र आपको जान लेना है। उस सूत्र, वह सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। लिख लीजिए, आपके काम आ जाएगा, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। ठीक है, इस सूत्र से पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, ये भी है आगे। ठीक है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, अर्थात पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद में संज्ञावाची कोई शब्द हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या पूर्व पद में, अर्थात पूर्व पद में रा और शा के बाद, किसके बाद, रा और शा के बाद गा का व्यवधान ना हो। तो आगाह कहां है ना, आगाह मतलब गा का व्यवधान ना हो, रा और शा के बाद गा ना आवे, यह इसका अर्थ। ठीक है, रा और शा के बाद गा ना आवे तो पद के क्या है, तो पद के ना को ड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, यही इसका अर्थ है। क्या है, रा और शा के बाद गा का व्यवधान ना हो, अर्थात गा ना आवे तो पद के अंत में, अर्थात पद में जो ना है उसको णत्व अर्थात णा हो जाता है। और कब हो जाता है, यदि दोनों पद मिलकर किसी की संज्ञा बने। क्या, दोनों पद मिलकर किसी की संज्ञा बने, ये भी तो अर्थ लेना है, ये छूट रहा था ना अभी। तो आपको इसका समझ में आ गया, पूर्व पद अर्थात पूर्व पद में क्या हो, रा और शा हो, और उत्तर पद में गा का व्यवधान ना हो, तो ना को ड़ा हो जाएगा। और कब, दोनों पद मिलकर किसी की संज्ञा बने, तब संज्ञायाम है ना, किसी की संज्ञा बने। तो यहां पर देखिए अक्ष है और औहिनी है, तो पूर्व पद में ठीक है ये शा है ना, शा, और इसके बाद गा है क्या, नहीं है। जब गा नहीं है तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ना को उड़ा हो जाएगा। और यह दोनों सूत्र, ये दोनों पद, सूत्र नहीं है, दोनों पद किसी की संज्ञा बन रहे हैं। अर्थात अक्षौहिणी एक सेना है, सेना के लिए यह शब्द प्रयोग होता है, तो संज्ञा बन गया ना अक्षौहिणी, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सूत्र से यहां पर ना को उड़ा हुआ है, तो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह है ना, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही मान लीजिए, अब एक जगह आता है, हालांकि ये लघु सिद्धांत की बात नहीं, तब भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक जगह आता है कि यदि मान लीजिए पूर्व पद में रा शा तो है, परंतु गा का आगे व्यवधान है और वह समान पद भी नहीं है, तो फिर किस सूत्र से होगा ना, जैसे कि बनता है ना, वर्ष भोगेण भर्तु, सुने हैं ना, वो मंदाकर, वो उसका किसका है ये श्लोक, मेघदूतम का श्लोक है। ठीक है, वर्ष भोगेण भर्तु, तो वर्ष भोगेण हमको इससे ही मतलब है, हमको भर्तु से मतलब नहीं, क्योंकि हमको ऋणत्व कार्य देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, वर्ष के बाद राशा तो है इधर पूर्व पद में, ठीक है, परंतु यहां पर गा का व्यवधान है, तो किस सूत्र से यहां पर नाक से नाक उड़ा हुआ है, ठीक है, किस सूत्र से हुआ है, तो आप देखेंगे एक सूत्र आता है कुमति चा। क्या है, कुमति चा। हालांकि ये कोई बताने का प्रकरण नहीं है, पर अभी याद आ गया तो वह मैं आपको बता दिया। क्या वो क्या कहता है कि कवर्ग वाले उत्तर पद में, क्या, कवर्ग वाले उत्तर पद में, यही है ना, कवर्ग वाले उत्तर पद में भी पूर्व पद से राशा के बाद उत्तर पद के ना को ऋण हो जाता है। अर्थात कु मतलब कवर्ग आ गया, तो कुमति चा से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋत हो जाएगा, तो वर्ष भूगेण बनता है। तो आप यदि यह भी यहाँ नहीं जानते तो कोई जरूरी नहीं है, यदि जान लेते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो उड़ा हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह सूत्र से ऋणा हुआ है। तो आपको यह स्पष्ट हो गया, अक्षौहिणी बन गया हमारा। अब अगला बनाते हैं, अगला कौन सा वो वार्तिक है, तो अगला वार्तिक पढ़िए, प्रादु हो ढो ढेसु। देखिए अगला, इसको मिटा दूं, इसका काम हो गया। आगे हमारा वार्तिक है प्रादु हो ढो ढे
यही है प्रादुहोढे शैशेषु, ठीक है, यही है। अब इसको हम अर्थ निकालते हैं। प्रात पंचमी है, तो पंचमी का अर्थ बाद में बताया था, तस्माद्युत्तरस्य, अर्थात प्रा उपसर्ग के बाद। क्या है यहां पर आपको क्या समझना है, प्रा के बाद, ऐसा उपसर्ग तो जानते हैं कि प्रा उपसर्ग ही है, प्रा के बाद, ठीक है। प्रा का ही पंचमी में क्या बनता है, प्रात, ठीक है। प्रात ऊह, ऊढ़, ऊढ़, ये जो शब्द है ना, केवल 5 शब्द हैं। कौन कौन से 5 शब्द है लिख लीजिए आप। ऊह अर्थात प्रा के बाद क्या हो, ऊह हो, ठीक है, ये हलंत ही है, हलंत नहीं है। ऊह, ऊढ़, फिर क्या है, ऊढ़ी, ऊह, ऊढ़ी, ऊढ़ी, फिर एश, एस्य, ठीक है। देख लीजिए यहां से ऊह, ऊढ़, फिर ये ऊढ़ी, एश, एस्य, यदि प्रा उपसर्ग के बाद यह 5 शब्द हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, वृद्धि रेगादेश हो जाता है। यह सब गुण को रोकने के लिए आ रहा है, ठीक है, नहीं तो गुण हो जाता, गुण यदि नहीं होता तो फिर वृद्धि तो होता नहीं, क्योंकि वृद्धि में क्या होने, इन दोनों में तो वृद्धि संभव है, क्योंकि एच प्रत्याहार में आता है ना, परंतु उ तो नहीं आता है ए में, तो गुण हो जाता। तो गुण को रोकने के लिए यह प्रादुहोढे शैशेषु, यह वार्तिक है, यह नियम बना दिया कि प्रा उपसर्ग के बाद यदि ऊह, ऊढ़, ऊढ़, एश, एस आए तो दोनों के स्थान में गुण हो जाएगा। दोनों के स्थान में कौन से सूत्र से, एकः पूर्व परयोः सूत्र है। क्या है, बार बार बोल रहा हूं, रट जाइए इसको, एकः पूर्व परयोः, ठीक है। इस सूत्र से क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, ठीक है। तो हम इस सूत्र को समझ गए। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और बाकी रखेंगे। ये तो ये नियम है इस सूत्र, इस वार्तिक का। प्रा उपसर्ग के बाद यह 5 शब्द हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। अब इसका एक एक करके उदाहरण देख लीजिए जल्दी जल्दी। प्रा प्लस ऊ है, क्या है, मैं प्रा अलग लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, पा रा आ, ऐसे प्रा लिखा जाएगा, ठीक, अलग अलग करके, ठीक है। फिर आगे शब्द आता है ऊह, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रा के बाद है, प्रा उपसर्ग ही है, ऊह शब्द है, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि में एक साइड में लिख लेता हूं, बार बार लिखना पड़ रहा है। आ हो गया वृद्धि में, ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे, आई हो गया और औ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान में कौन सा आदेश होगा, कैसे जानेंगे, स्थानीय अंतरतमा सूत्र लगाएंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे। आ का उच्चारण कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, तो ऐसा कौन सा मिल रहा है, तो कंठोष्ठ ये वाला मिल रहा है, औ, तो क्या बन जाएगा, यहां पर मिला दीजिए, पा रा ऊह, अर्थात इसको मैं प्रा ही लिख देता हूं, ठीक है, नहीं प्रा भी नहीं लिखा जाएगा ना क्योंकि अलग है, पा रा और ऊह, अब मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्रऊहा। स्पष्ट है। अब एक चीज मैं आपको बताया था, क्या बताया था, कि यदि आगरा के बाद, रेफ के बाद यदि अच हो तो वह रेफ जो है नीचे जाएगा। जो मेरी पीछे वीडियो का कंटिन्यू देख रहे हैं तो श्लोक एक बताया था, क्या कि अचो दृष्टवा अधो याति, अच को देख करके वह रा जो है नीचे चला जाता है, तो अच है ना आ, तो रा नीचे आ गया ना। यदि यहीं पर हल होता तो वह व्यंजन ऊपर चला जाता, जैसे कृष्णार्धी में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रौहा बन गया। अगला उदाहरण देख लीजिए, यह लिखा रह देता हूं प्रा के, फिर अगला उदाहरण हमारा है प्रौहा बन गया। ऐसे ही आप प्रौढ़ा भी बना लीजिए, ऐसे ही ऊढ़ा आ जाएगा, यहाँ पर ऊढ़ आ जाएगा, फिर ऐसे ही दोनों के स्थान में औ आदेश हो जाता है, ऐसे ही ऊढ़ी आ जाएगा, तो प्रौढ़ा प्रौढ़ी इस प्रकार से बन जाएगा। जो अलग है वो बता देता हूं, एश वाले में, ठीक है, वह दोनों सेम बन जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। एश है, अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रउपसर्ग है, एश है, तो दोनों के स्थान में यह 3 प्राप्त हुए, तो ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु वाला ये है, अर्थात इसका स्थान कंठ है और उसका कंठ तालु, तो यह सबसे ज्यादा सदृशतम हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, प्रैषः, यही बनेगा ना, प्रैषः दोनों के स्थान में होगा, क्योंकि एकः पूर्व परयोः सूत्र है, दोनों के पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होना है, तो प्रैषः बन गया। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, एष्यः, तो ये लीजिए ऐसे यहाँ पर कर दीजिए, एष्यः, दोनों के स्थान में फिर क्या हो जाएगा, वही आदेश होगा, आई आदेश होगा, क्योंकि कंठ तालु है, तो प्रैष्यः बन गया, ठीक है।
तो इस वार्तिक में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, बस एक बात समझने की जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूं। पंच संधि तक आप मेरे साथ चल लीजिए। पंच संधि तक इस प्रकार हम लोग सूत्र से अर्थ निकाल के सीख लेते हैं तो आगे कोई समस्या नहीं आती है। तो यह पूरे हमारे उदाहरण हम लोग देख चुके, कैसे किस प्रकार से घट रहे हैं। अगला हमारा जो वार्तिक है, तो अगला वार्तिक हमारा कौन सा है? ऋते चा तृतीया समासे, यही है, देख लीजिए एक बार आप। ऋते चा तृतीया समासे बोल लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। समासे, देखिए ऋते चा तृतीया समासे, यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर तृतीया समास की तृतीया समास में यदि अवर्णांत के बाद ऋत शब्द आवे, क्या? अवर्णांत के बाद ऋत शब्द आवे। अवर्णांत हम कहां से ले लेंगे? आदगुणा से ले लेंगे, ठीक है। अवर्णांत अवर्ण से ऋत शब्द आवे तो ऋत शब्द पर में हो तो ऋते चा तृतीया समासे वार्तिक से वृद्धि एक आदेश हो जाता है। यह इसका अर्थ है। अर्थ हम इसका कहां से, आप सोच रहे हैं कि मैं नीचे से देख रहा हूं, मैं मूल पंक्ति देखा कि उसमें कैसे दे रखा। देखिए ऋते, परे मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ऋते में सप्तमी है, ठीक है। तो परे अर्थ आएगा अवर्णांत की, वह कैसा होना चाहिए? अवर्णांत होना चाहिए। शब्द कहां से? अर्थ हम वहीं से ले रहे हैं हमारा जहां से पिछला चला आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे सुखेन प्लस ऋतः, इस प्रकार से हमारा तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। परंतु तृतीया समास किस सूत्र से हुआ है? मान लीजिए कोई पूछ ले तो उसके लिए सूत्र है तृतीया कृतार्थेन गुणवचनेन। इस सूत्र से लिख लीजिए, चाहे आपको काम आ जाएगा। तृतीया, फिर क्या है? तृतीया तत्कृतार्थेन, तत्कृतार्थेन, ठीक है। यही है सूत्र, इससे ही वो होता है तृतीय समास गुणवचनेन। तो यहां पर सुखेन प्लस ऋतः ऐसा समास बनता है, ठीक है। सुखेन प्लस ऋतः। और जो समास होता है ना, वो पद जरूर होता है। पद मतलब वो प्रातिपदिक, क्षमा, क्या होता है? वह प्रातिपदिक होता है, क्योंकि कृत तद्धित समासास्य कहता है कि जो समास है वह प्रातिपदिक होगा। तो यह प्रातिपदिक है, ठीक है। जो व्याकरण वाले होंगे तो उनको यह सुखेन ऋता नहीं दिख रहा होगा, उनको क्या दिख रहा होगा? सुख, ठीक है। ये एक एक शब्द करके अलग अलग बता रहा हूं। सुख प्लस टा, क्योंकि तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सु औजस अम औट सस टा। फिर यहां पर उसको रित दिखेगा, क्या दिखेगा? रित। और यहां पर उसको क्या दिखेगा? सु दिखेगा। इस प्रकार से उसको अलग अलग दिखेगा पद, अर्थात इसको हम अलौकिक विग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलौकिक विग्रह। सुख प्लस टा प्लस रित प्लस सु, यह हमारा अलौकिक विग्रह हुआ। घबराना नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब आगे हमारा एक सूत्र आता है, इसमें नहीं है वो सूत्र, आपको मैं प्रक्रिया बता रहा हूं। यह प्रक्रिया आपको शायद कोई जल्दी ना बताए, वो तो डायरेक्ट ये बता देगा सुख प्लस रित कि यहाँ पर अवर्णांत से, मतलब अवर्ण से रित शब्द परे रहते वृद्धि रेखादेश होता है। परंतु वह हुआ कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या पूरी हुई है, यह आपको जानना है, ठीक है। क्योंकि हम तैयारी भी थोड़ा हाई लेवल की कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हमारा सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। क्या हो? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, ठीक है। ये हमारा है, ये क्या कहता है कि धातु और प्रातिपदिक के मध्य में, क्या कहा इसने? धातु और प्रातिपदिक के मध्य में आने वाला सुप का लुक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर धातु और ये धातु और प्रातिपदिक के मध्य में, यही ने कहा धातु और प्रातिपदिक के मध्य में। तो यह आया सुप और यह आया सुप। सुप मतलब 21 प्रत्यय, ठीक है। कौन कौन से 21 प्रत्यय? सु औजस अम और सस टाभ्याम बिस गेभ्याम बेस गसिभ्याम बेस गैस ओस आम, यह 21 प्रत्यय हैं। तो वह सुप का क्या हो जाता है? लुक हो जाता था, उसका लोप हो जाता है। तो फिर क्या बचेगा? कौन से सूत्र से लोप होगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, और इसका लुक, जिसको हम समास में लुक बोलते हैं, तो इसमें लुक हो जाएगा। तो हमको वह दिखाई नहीं देगा था, सुनाई नहीं देगा। तो फिर क्या बनेगा हमारा? क्या बचा? सुख प्लस रित, ठीक है। सुख प्लस रित। अब जो हम यह पढ़े थे ऋते चा तृतीया समास से, अब इसका अर्थ निकालिए कि अवर्ण से अवर्णांत, अवर्ण से, यह अर्थ कहां से ले रहा हूं? आद गुणा से, आत से अर्थ ले रहा हूं, ठीक है। अवर्ण से
यह क्या होना चाहिए, रिते, सप्तमी है ना, तो रित परे रहते, रित शब्द परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और वो कैसा होना चाहिए, तृतीय समास में। तो रिते सुखेन रीता, हम आपको दिखा दिया कैसे तृतीय समास हुआ है और कैसे उसका लोप हुआ है, कौन से सूत्र से लोप हुआ है, तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से लोप हुआ है। तो हमारा क्या बन जाएगा, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, पहले हमारा यह 3 प्राप्त हुए वृद्धि में, क्या प्राप्त हुए, आ प्राप्त हुआ, ऐ और औ। तो यहां पर आप देख लीजिए, आ देखिए अब उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो इसका खा का आ में कंठ है और री का क्या है, मूर्धा, ठीक है ना, ऋतु मूर्धा, यही है ना। अब इसमें आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा मिलेगा आ मिलेगा, ठीक है। और यह आ अकेले नहीं आएगा, क्यों अकेले नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमने सूत्र पढ़ रखा है, उरण रपरहा, वह क्या कहता है, उहु अण रपरहा, यह उसका विच्छेद हो गया। उहु यह किसका षष्ठ्यंत है, तो री का, अर्थात रिकार से यदि अण हो रहा हो तो वह अकेले नहीं आएगा, अपने साथ बाउंसर लेके आएगा, तो रपर लेकर आएगा, रा और ला 2 आएंगे, तो यहाँ पर रा ही होगा, क्योंकि ऋतु रसा, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो यहाँ पर रा आएगा। जब आर आएगा तो अब मिला दीजिए आप, क्या बन जाएगा, अब देख लीजिए, ठीक समझ में आ गया ना। उड़न रपरा सूत्र आएगा रपर कार्य होने के लिए, कौन सा सूत्र, उड़न रपरा, उड़न रपरा का ध्यान गए ना, उहु या षष्ठ्यंत रिका, तो रिकार के स्थान में यदि अण आता है तो वह अकेले नहीं आएगा, वह अपने साथ रपर कार्य होकर के आएगा। रपर मतलब र प्रत्याहार में 2 है, ये ना, इसमें 2 वर्ण आते हैं, रा और ला, ठीक है। ये कैसे बनता है, मैं उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र में बता चुका हूं, ठीक है। तो रा और ला के साथ में आएगा, तो 2 उपस्थित है तो रा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो रा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ला का तो दंत है, तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आर आ गया। अब मिला दीजिए आप, क्या, अब मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, सुख प्लस ऐसा आएगा ना, और ता, ठीक है। अब मिलाइए, अब यहां पर रा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो हलस चो परी गच्छति, हल को देकर के ऊपर रा जाता है, तो यह क्या बन जाएगा, सुखारता, दिख रहा है ना इसमें, यहां पर लिख देता हूं, मेरे को क्या दिख नहीं रहा होगा, सुखारता, ठीक है, क्या बन जाएगा, सुखारता, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुखारता हमें बन गया है ना, रितेचा तृतीया समास से, यह हमने इसको घटा लिया। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला कौन सा हमारा सूत्र है, अगला सूत्र है प्रबत सतर वार्तिक, मतलब अगला हमारा वार्तिक कौन सा, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, देख रहे हैं ना कितना सरल है, जैसे सूत्र वार्तिक बोल रहा बस वैसे उसको करते जाना है हमको, बहुत सरल है। क्या है इसमें, इसको अलग अलग करके लिख दूं क्या, कि साथ में, चलिए एक बार लिख देता हूं, प्रावत सर, फिर आगे क्या है, कंबल, फिर वसनार्ण, यही है, वसनार्ण, दशाना, मृडे, देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मृडे, इस प्रकार से इसको ऊपर की लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब यह बहुत सरल अर्थ है, क्या कह रहा है, देखिए इसका अर्थ लिख दूं, बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये हमको कहलवाता जा रहा है वैसे हमको करते जाना है। प्रा लिख दीजिए, प्ला प्रा, फिर क्या उसके बाद शब्द हमारा वत्सर, यही है ना, फिर कंबल, ओढ़ने वाला नहीं, ठीक है, प्रा वत्सर कंबल, फिर वसन, फिर हमारा कौन सा है, वसनार्ण है ना, फिर ऋण, फिर कौन सा है, दश, और इधर क्या होना चाहिए, ऋण शब्द परे रहते, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया, क्या मैंने अर्थ लिख दिया इसका, देखिए, प्रावत्सर कंबल, ये इसी से अर्थ निकाल लीजिए ना, प्रावत्सर कंबल, वसन, ऋण, दश, और ऋणे सप्तमी है, तो जहां सप्तमी है तो आंख बंद करके, ऋणे शब्द परे रहते, इन शब्दों से ऋण शब्द परे रहते, दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगी, इसका यह अर्थ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, वृद्धि की भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या ये शब्द हो और उसके बाद पर में क्या होना चाहिए, ऋण शब्द हो, ऋण शब्द परे रहते, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। आपको अर्थ पता चल गया ना कि ऐसा अर्थ होना चाहिए, पूर्व में ये शब्द होने चाहिए, कितने शब्द, 1 2 3 4 5 6, ये पूर्व में ये 6 शब्द परे हो और बाद में ऋण शब्द परे हो, तो दोनों के स्थान में वृद्धि के एक पूर्व परयोः सूत्र से दोनों के स्थान में वृद्धि आदेश हो जाएगी, ठीक है।
अब इसका एक एक करके बहुत सरल है, एक एक करके उदाहरण जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, प्री है, तो प्री जमा ऋण, हाँ ऋण है। अब यहां पर दोनों के स्थान में क्या हो, यह हमारी कंडीशन घट रही ना कि इधर प्र हो और ऋण हो, तो अब तीन उपस्थित हुए आ आई औ, तो आ ही होगा। मैं पहले इसके पहले में बता चुका हूं, आ आएगा, वह अकेले नहीं आएगा, वह किसको ले आएगा, अपने साथ में रपर अर्थात उरण रपरह सूत्र लग जाएगा। बार बार उसका काम पड़ेगा, यहां लिख देता हूं, उरण रपरह। यह कहता है कि रिकार के स्थान में यदि अण हो रहा है, तो री के स्थान में अण हो रहा है ना, आ अण में आ रहा है, तो वह अकेले नहीं आएगा, अपने साथ बाउंसर को लेके आएगा, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के आएगा, अपने साथ पुलिस को लेके आएगा, तो अपने साथ रा और ला को लाता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों में से कौन होगा, रा होगा, क्योंकि री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो इसमें से ये मिल रहा है मूर्धा वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जब रा हो जाएगा तो क्या बन गया, अब देख लीजिए, प्रार, ये यही बनेगा ना, और रा ऊपर चल जाएगा ना, यही है ना, प्रार ऋण, हमारा शब्द क्या पहला क्या बन रहा है, तो यहां मां है, ठीक है, तो प्रारणम, वो मां नहीं लगा तो इसलिए गड़बड़ हो रहा था अभी। ठीक है, तो ऋणम, इस प्रकार से आप देख लीजिए, आपको घबराना नहीं कि मैंने ये कैसे कर दिया, प्रा रा, ऐसे जब यह सब मिल गया और इधर ऋणम मिल गया, तो दोनों के स्थान में क्या हो गया, प्रारणम शब्द हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रा जमा ऋणम था, इसमें आ जो है था इसमें, और री, तो दोनों के स्थान में क्या हो गया, आर हो गया, तो री हट गया, ऋणम बचा है हमारा, और रा यह हमारा ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, क्योंकि आगे यदि व्यंजन हो तो रा ऊपर हो जाता है, और यदि आगे स्वर हो तो रा नीचे हो जाता है। ठीक है, तो प्रारणम हमारा इस प्रकार से बन जाता है। अब अगला देख लीजिए, ऋणम लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ऋणम उधर तो रहेगा, यही हमारी कंडीशन है। वत्सर देख लीजिए, तो तीनों में जो है आ ही वृद्धि होगी, अब क्योंकि री है ना इधर, तो तीनों में जो है आ ही होना है, यह पक्की बात है। तो यह क्या बनता है, दोनों के स्थान में आर हो जाएगा, आर आ आता है, फिर उड़ा रपरा से रा आता है, समझ गए ना कैसे आता है। देखिए ये हमारा क्या है, वत्सर प्लस ऋणम है, ठीक है, वत्सर प्लस ऋणम है। यहां पर ता है, क्या है यहाँ पर, ता शब्द लिख लीजिए फिर से, वत्सतर, ठीक है, यहां पर भी वही कर लीजिए, वत्सतर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वत्सतर है, तो वत्सारणम, ठीक है, वत्सत क्या बन रहा, हाँ ठीक है, वत्सतारणम, ठीक है, वत्सतारणम बन गया हमारा, आर यहां पर आ गया। ऐसे यहाँ के यही उदाहरण दिया है ना, फिर अगले आगे उदाहरण दिया, कंबल का दिया है, तो कंबल में भी ऐसे ही सेम हो जाएगा। यहां पर ले आइए उसको, यहां पर उस शब्द को उठा के ले आइए, कंबल, कंबल में दोनों के स्थान में आर हो जाएगा, और जब आर हो जाएगा तो क्या क्या बन जाएगा हमारा, इसमें क्या बनता है, कंबलारणम बनता है, कंबलारणम, ठीक है, आप जोड़ दिए। मैं इसलिए अब इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सरल है, पहले उड़न रपर आप समझे हुए ना कि आर ये कहां से ला रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे ही उसको बन जाएगा। अगला हमारा देख लिए, कंबलारणम के बाद क्या है, वसन है, वसन में क्या बनाना है हमारे, दोनों के स्थान में आर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वसनारणम। ये कोई कठिनाई नहीं है, कैसे बनना है कि दोनों के स्थान में यह तीन हो जाते हैं, फिर एक पूर्व प्रयोग हो, दोनों के स्थान में एक आदेश होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला उदाहरण क्या है, बहुत सरल है ये, इसमें कुछ नहीं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आगे हमारा है ऋण, अब लो, अर्थात ऋणम ऋणारणम ऐसे बनता है ना शब्द, अर्थात किसी दूसरे का ऋण है, उसको चुकाने के लिए ऋण लेकर के उसको दे दिया, क्योंकि वह अपना ऋण चुका दे, इसका यह अर्थ होता है, ठीक है। दोनों के स्थान में आर आदेश हो जाएगा, आ होगा, फिर उड़न रपरा से रा आता है, ठीक है, रपर कार्य हो करके, तो अब मिला दीजिए, क्या बन जाता है इसमें, ऋणारणम, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हमारे यह शब्द देख लीजिए, यह जितना बड़ा वार्तिक है, यह बहुत सारा आपको समझ में आ गया ना कैसे बना है, अर्थात यह 6 शब्द इधर और बाद में ऋण हो, तो दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा यह प्रकरण था,
जो हमारा ये वार्तिक था प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, यह हम लोग अच्छी प्रकार से देखिए समझ चुके हैं। एक एक शब्द हम लोग सिद्ध कर चुके, अर्थात यह उसका अर्थ क्या है, यह 6 शब्द पूर्व में हो और पर में ऋण शब्द परे हो तो एक पूर्व परे हो सूत्र कहेगा कि पूर्व और पर के स्थान में एक वृद्धि होगी। तो यह हम सिद्ध कर चुके पूरे शब्द। अब इसके बाद जो हमारा आता है, इसको वार्तिक को मिटा देता हूं, वृद्धि को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि हमारा भी इसको काम है। अगला आता है उपसर्गाः क्रिया योगे। क्या आता है, उपसर्गाः, लिख लीजिए आप, उपसर्गाः क्रिया योगे। ठीक है। अब ये क्या कहता है, इससे पहले हमको 2 सूत्र, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। क्या अनुवृत्ति आ रही है, प्रादयः की अनुवृत्ति आ रही है। इससे ठीक पहले एक सूत्र पढ़ा गया अष्टाध्यायी में, वहां से आप उसको ले लीजिए, अनुवृत्ति लगाइए, और उससे भी पूरे एक सूत्र लिया गया है। मैं आपको 2 सूत्र बता दे रहा हूं, ठीक है। 2 सूत्र लिख लीजिए, अनुवृत्ति क्रम से पढ़े रहे हैं हम लोगों को, बहुत फायदा है इसका। तो प्रागीश्वर, फिर क्या है, प्रागीश्वरान निपाताः, निपाताः, ठीक है। इसकी अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में, और एक सूत्र है प्रादयः, ठीक है। इन 2 सूत्रों की अनुवृत्ति आती है, अर्थात प्रा और निपात जब क्रिया के साथ योग हो जाते हैं, क्या इससे हमको क्या क्या अर्थ लेना है, प्रादि, ये आप अर्थ ले लीजिए, मतलब प्रादयः, प्रा आदि जो है, प्रा परा, ये जो पूरा नीचे वृत्ति आप पढ़ेंगे, उपसर्ग जो हम जब कहेंगे, उपसर्ग हम इसको हमेशा नहीं कह सकते हैं, उपसर्ग कब कहेंगे आप, यह सूत्र रहस्य देखिए। तो प्रा आदि और निपात, निपात भी कहते हैं प्रादि को, प्रा आदि और निपात जब क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे, क्रिया योगे, यही है ना। तो क्रिया के साथ जब वह जुड़ जाएंगे तब क्या कहे जाएंगे, तब उपसर्ग कहे जाएंगे। वैसे नहीं कहे जाएंगे कि आदमी बोल देता नहीं प्रा परा उपसर्ग, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जब वह क्रिया के साथ जुड़ रहे हैं ना तब उपसर्ग कहलाएंगे। वैसे आप उनको प्रादि कहिए, प्रादय सूत्र से, वैसे आप उनको निपात कह सकते हैं इस सूत्र से, प्राग ईश्वरान निपाताः कह सकते हैं, परंतु आप उनको उपसर्ग कब कहेंगे, जब वह क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ समझ गए ना कि उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः कब कहे जाएंगे, तब कहे जाएंगे जब प्रा और निपात, ये प्रादि और प्रादि को ही निपात का, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है दोनों की, क्योंकि यह जो है प्रा परा आदि, इनको प्रादि भी कहते हैं और निपात भी कहते हैं। और यह उपसर्ग जब कहे जाएंगे, जब यह इनका क्रिया के साथ योग हो जाएगा तो इनको उपसर्ग कहा जाएगा। और इनको प्रादि को और कौन कौन सी संज्ञा मिली है, आप एक सूत्र पढ़ेंगे गतिश्च, वहां भी जब वह क्रिया के साथ योग हो जाता है तो उन उपसर्गों को क्या कहा जाता है, अर्थात इन प्रादि को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। ठीक है, किस सूत्र से, गतिश्च सूत्र से। और जब आप कारक प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक संज्ञा आती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा, एक मैंने बताया आपको गतिश्च, और दूसरा कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कारक अभी जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से वैयाकरण के हिसाब से, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, तो कुछ उसमें से जो प्रादि हैं, अर्थात उपसर्ग कह लीजिए, उसमें से जो प्रादि है उनकी कुछ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है, तो उनको कुछ को कर्म प्रवचनीय भी कहते हैं। किनको, जो यह प्रा परा अपसम, आप उसमें जैसे पढ़ते हैं अनुर्लक्षणे इत्थम भूतम संख्या, इस प्रकार से उसमें है कारक प्रकरण में, जैसे अनुलक्षणे आया है ना, तो उनकी कर्म कुछ प्रादियों की कर्म प्रवचनीय भी संज्ञा होती है। और एक सूत्र और आप याद रख लीजिए, स्वरादि निपात मव्ययम। ठीक है, अर्थात जो निपात है उनको अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, निपात इत्युक्ते कौन, जो यह हमारे प्रा परा अपसम अनु अव निशनिर दुस दुर्वी आग्नि अधि अपि अति उत सु एते प्रादयः, ये जो कहे गए हैं प्रादयः, यह इनके इतने नाम हैं। यह परंतु उपसर्ग कब कहे जाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है। उपसर्ग हमेशा आप गलत बोलते हैं, उपसर्ग हमेशा नहीं कहे जाएंगे। उपसर्ग जब कहे जाएंगे जब क्रिया के साथ वह जुड़ जाते हैं तब उनको हम उपसर्ग कहते हैं। स्पष्ट हो गई बात। तो उपसर्ग को, अर्थात ये जो प्रादि है इनके क्या क्या नाम हो गए, तो इनके जो है 4-5 नाम हो गए। देखिए, इनको क्या कहते हैं, प्रादि, अर्थात प्रादय सूत्र से उसकी प्रादि भी कहते हैं, इनको निपात भी कहते हैं, इनको अव्यय भी कहते हैं, इनको गति भी कहते हैं, इनको कुछ उपसर्गों को, छठे कुछ हैं, करीब 7-8 होंगे, 5-6, उनको कर्म प्रवचनीय भी कहते हैं। स्पष्ट हो गया। तो इनको उपसर्ग कब कहेंगे,
जब वह क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो वह उपसर्ग कहे जाएंगे। इसका इस अर्थ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं, ठीक है। तो इनकी अनुवृत्ति कहां से आई है, मैं आपको दो सूत्रों से बता दिया। प्रागीश्वरान निपात, प्राग यही है ना सूत्र, प्रागीश्वरान निपाताः और प्रादय सूत्र से, अर्थात प्रादि निपात, यह जब क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूंगा। अब इसके बाद हमारा अगला, आपको समझ में आ गया उपसर्ग हम कब कहेंगे उसको, ठीक है। अब मन में प्रश्न उठता है, ठीक, क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे, परंतु अभी तो हम ये जाने नहीं कि क्रिया किसको कहेंगे। तो क्रिया को बताने के लिए कि क्रिया क्या होती है, आगे सूत्र आ रहा है भुआदयो धातवः। इसको मिटा दूं, भुआदयो धातवः, भुआदयो धातवः, ठीक है जी। ये क्या कहा, भुआदयो, जो भू आदि धातु हैं, आप नीचे पढ़ेंगे ना, तो क्रियावाचिनो, अर्थात जो क्रिया को अभिव्यक्त करने का, अर्थात प्रकट करने का। तो आप इसका इस प्रकार से समझें, जो क्रियाओं को अभिव्यक्त अर्थात प्रकट करना, क्या, क्रियाओं को अभिव्यक्त प्रकट कहना करने वाले भू आदि इत्यादि की धातु संज्ञा होती है, ठीक है। अर्थात क्रियाओं को जब प्रकट हम करते हैं वह क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। अब कैसे, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा, हम 24 घंटे कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, चाहे वह जान में करें चाहे वह अनजान में करें, वह सब हमारी क्रियाएं। अब जैसे हम श्वास जो 24 घंटा लेती है ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो यह भी आपकी एक क्रिया कहलाएगी, यह 24 घंटा चलती है। तो ऐसे ही क्या बताया, क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। आप नीचे की वृत्ति पढ़िए, यही लिखा है ना, क्रियावाचिनो अर्थात क्रियाओं को अभिव्यक्त अर्थात प्रकट करना या उसको कहना, वह क्या कहलाता है, क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा, भू आदि अर्थात भू पट हस, यह जो धातु है वह क्या कहलाती है, धातु संज्ञा उसकी होती है। उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, वह धातु कहलाएगी, नाम रख दिया यह, ठीक है। जैसे पट है वह धातु संज्ञा है, हस धातु संज्ञा अर्थात कुछ करना, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी एक क्रिया कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, यह भी एक क्रिया कर रहा हूं, खाना बना रहा हूं, वह क्रिया कर रहा हूं। तो उन सबकी क्या कहा, पठ भू पच, यह सब धातु संज्ञा होती हैं। अब लगभग कितनी धातुएं हैं, तो कोई 1800 कहता है, कोई 2000, तो लगभग आप मानिए कि 2000 धातु हैं, अर्थात 2000 क्रियाएं आप पाढ़नी के धातु पाठ में देख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 2000 धातुएं मिलती हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया, भुआदयो धातुः का अर्थात क्रियावाचिनो, क्रिया को अभिव्यक्त करते समय, क्रिया को जब अभिव्यक्त करते हैं अर्थात प्रकट करते हैं, तो जो भू आदि है वह धातु संज्ञा हो जाती है, उनको वह धातु कहलाती है। भू आदि मतलब वह पूरी धातु 2000 नहीं गिनाया है यहाँ पर, भू से ही, भू आदि से पूरी जितनी धातुएं हैं वह सब यहाँ पर आ जाती हैं। स्पष्ट हो गया। अब आगे क्या कहता है, यह क्यों हमको गिना रहा है, अब उसका फल आगे मिलेगा। इसका फल क्या है, उपसर्गा धृति धातु, क्या कहा, उपसर्गा धृति धातु। अब यहां पर एक सूत्र से अनुवृत्ति आती है, एक सूत्र की आद गुणः, किसकी आती है अनुवृत्ति, आद गुणः की अनुवृत्ति आती, ठीक है। देखिए आद, तो यहां पर आत से मैं आपको बताया था अवर्ण लिख लीजिए आप, नहीं आत से घबरा जाएंगे, पंचमी है ना आत में, तो अवर्णात, अवर्ण से। फिर यहां पर अगला हमारा सूत्र कौन सा है, अभी वह सूत्र लिख दूं, कौन सा सूत्र है, उपसर्गात, उपसर्गात रीति धातु, यही ना, तो इसको हम विच्छेद करके लिखते हैं, उपसर्गात फिर रीति धातु, ठीक है। ये है ना, पंचमी है तो उसके बाद होगा, तस्माद्युत्तर से हमको बताता है ये। तो अवर्ण से रीति, रिकारांत धातु परे रहते, रीति में भी सप्तमी है और धातु में भी सप्तमी, ठीक है। तो रिकारांत धातु ऐसा होना चाहिए, रित अर्थात रिकारांत, ठीक है, रिकार ऐसा लिखिए, रिकार धातु परे रहते, ठीक है, धातु परे रहते। हम यह अर्थ कैसे ले आए, रीति धातु सप्तमी है ना, तो रिकारांत धातु परे रहते, ठीक है। रिकार हो अर्थात जो ऐसी धातु जिसके आदि में री हो, ठीक है। आपको इसका अर्थ समझ में आ गया ना कि यह अवर्ण में कहां से ले आए, आद गुणा की अनुवृत्ति आ रही है, तो अवर्ण से रिकार धातु परे रहते, दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगी, यही अर्थ है ना।
दोनों के स्थान में कौन से सूत्र से अर्थ लाया? एकह पूर्व परयोः, ठीक है, दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। पूर्व और पर के स्थान में एकह पूर्व परयोः, पूर्व परयोः एकह, पूर्व और पर के स्थान में एकह एक आदेश हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो अब इसका उदाहरण देख लीजिए, किताब में इसका उदाहरण क्या दिया है? प्राजमा रिच्छति दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप ये जैसे रिकार धातु और इसके बाद वृद्धि लिख लीजिए, आपको पूरा अर्थ ही स्पष्ट हो जाएगा। लीजिए कि अर्थात अवर्ण से रिकार धातु परे हो तो वह वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा उदाहरण है प्राजमा, क्या उदाहरण? प्राजमा रिच्छति। इसको मिटा दूं ना कि वृद्धि ही होगी यहां पर, रिच्छति। अब यहां पर देखिए रिकार है ना रिकार, तो दोनों के स्थान में क्या होगा? अब आ ही होगा, पक्की बात है, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान हम मिलाएंगे तो आ ही आएगा, ठीक है। आ आएगा यहां पर। हमको 3 प्राप्त होते हैं ना वृद्धि में, आ आई औ, हमको एक करना है, उच्चारण स्थान हमने स्थानांतर तमा से देख लिया है, आ ही होगा। उड़न रपरहा, वह बोलेगा यदि रिकार के स्थान में अड़ हो रहा हो तो अकेले नहीं आएगा, तो री के स्थान में अड़ आ रहा है तो अकेले नहीं आएगा, वो अपने साथ बॉडीगार्ड ले आएगा, बाउंसर ले आएगा। रा और ला, तो रा को हम लेंगे क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो आर। स्पष्ट है ना? तो यहां पर अब मिला दीजिए आप, ऐसा था प्राजमा रा, ठीक है। तो आ और री के स्थान में ही आ आया है ना, तो आर हो गया, और इधर छति, रा ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि आगे व्यंजन है, तो हलस चो परिगच्छति, हल को देख करके वह रेफ ऊपर चला जाता है, तो क्या बन जाएगा? प्रार्छति, ठीक है। अब एक मैं आपको अर्थ बताना भूल गया, यहां पर जो अवर्ण, क्योंकि अब मैं इसको उदाहरण को देखा, इस ध्यान आ गया, अवर्ण उपसर्ग से परे, उपसर्गात है ना, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लेना है आपको? उपसर्गात, ठीक है। कभी कभी दिमाग से बात निकल जाती है। अभी ये जब प्रा देखा, मैंने बोला कि अवर्ण तो है, मगर इसमें रहस्य क्या है? हमने जो पिछले 2 सूत्र पढ़े वह किस लिए पढ़े जब आ ही नहीं रहा है, तो स्मरण आ गया कि यह जो अवर्ण उपसर्ग से रिकार धातु परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि होगा, तो अवर्ण उपसर्ग है, प्रा में आ है, ठीक है, तो अवर्ण उपसर्ग है, और यह रिकार धातु है, री से प्रारंभ हो रही है ना, तो दोनों के स्थान वृद्धि हो गई, आर हो गया, प्रार्छति बन गया। रा कहां से आया? उरण रपरह सूत्र से आया, ठीक है। तो उपसर्गात ऋति धातु, अवर्ण उपसर्ग से, अवर्ण मैं कहां से अर्थ ला रहा हूं? आद गुणा से ला रहा हूं। अवर्ण उपसर्ग से ऋकार धातु परे रहते दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। अब अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। इस प्रकार से हमारी जो वृद्धि संधि है वह आज पूरी विस्तृत रूप से संपूर्ण हो गई। इसमें करीब वार्तिक कई आए, सूत्र कई आए, हमने एक एक करके सब पढ़ लिया। आगे हम लोग एंगी पर रूपम है, आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।